हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ तीन चार होगा आई गेस चार कंपनीज है इन द फाइनेंशियल स्पेस। आप में से बहुत लोग पूछते रहते हो ना कि लाइक नॉर्दर्न आर्क में क्या हो रहा है, एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक क्यों गिरते ही जाता है ना। तो मुझे लगा कि लाइक यहाँ पे तीन चार कंपनीज का एक साथ बता दूं कि उनका करंट सिचुएशन क्या है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या बताया और गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे कैसे करके गाइडेंस दे रहे हैं। तो एक एक करके चालू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि लाइक कोई भी फाइनेंशियल हो जिसके बुक में, बुक मतलब तुम्हारे जो टोटल जो लोन बुक होता है उसका अगर थोड़ा सा भी हिस्सा माइक्रो फाइनेंस में होता है तो फिर उसका बुक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। ये दिस इज वैलिड अक्रॉस एनी फाइनेंशियल, वेदर वो बैंक हो या वेदर वो छोटा एनबीएफसी हो। सो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का इफ यू लुक एट द बुक राइट, उनका अप्रोक्सीमेटली कुछ 17, 18, 19% ऑफ द बुक इज इन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि लाइक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इस कंपनी का भी क्रेडिट कॉस्ट, ओवरऑल बुक का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी घट गया बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, ठीक है। सो ये हो गया एक वाला हिस्सा। दूसरे वाला जो पॉइंट है नॉर्दर्न आर्क का, जो मुझे अच्छा लगा इनका, कि इनके माइक्रो फाइनेंस का पार्ट ऑफ द बुक इज अराउंड 17, 18, 19%। फिर भी ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। मतलब इनका ऑफ कोर्स पैट वगैरह घटा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, बट द कंपनी इज स्टिल रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स अनलाइक मेनी अदर कंपनीज इन द एनबीएफसी स्पेस। आपको तो पता ही होगा राइट, कितने सारे कंपनीज मैंने भी कवर किया, आपने भी देखा होगा, है ना। सो दिस इज द थिंग। अब यहां पे बात आता है कि लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वो लोग एमएसएमई का जो पार्ट ऑफ द बुक है उसमें ज्यादा फोकस करेगा। और एमएसएमई में मतलब क्या, मतलब सिक्योर्ड एमएसएमई में ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तो उनका सिक्योर्ड एमएसएमई, फिर उनका कंज्यूमर फाइनेंस, वहां पे वो लोग ज्यादा फोकस करेगा। एंड बाय द वे उनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये लोग क्या करते हैं, बैंक्स का और दूसरे एनबीएफसी का लोन ओरिजिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इनसे क्या होता है, नॉर्दर्न आर्क को एक उनका एक फी इनकम ऐड होता है, अदर इनकम या फी इनकम जिस तरीके से आप देखोगे। तो कंपनी इस चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, अगर आप मुझे अभी पूछोगे कि सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन तो बहुत ही ठंडा है। ऑल्दो द मैनेजमेंट सेड के माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसी इज लाइक पिकिंग अप इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। लेट्स से दिसंबर मतलब अक्टूबर तक बहुत खराब था, फिर नवंबर से दिसंबर थोड़ा बेटर हुआ, जैन में और थोड़ा बेटर हुआ। बट स्टिल हैविंग सेड दैट सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। वो आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का देखोगे सब आपको यही बता रहे। मतलब व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर रीडिंग ऑल द कॉन कॉल्स वाज के लाइक कि कोई मैनेजमेंट आके भाई थोड़ा क्लैरिटी के साथ बात करे, है ना, कि भाई चलो हमारा पीक हो गया, अब आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट स्टेबलाइज होकर बेटर होगा। ये ऐसा कोई नहीं बोल रहा, सब यही सोच रहे हैं कि एक दो क्वार्टर और लगेगा, फिर अगले फिस्कल से सब कुछ ठीक होने वाला है। सो नॉर्दर्न आर्क का वही है। अब देखो, अब यहां पे बात यही आता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर कम कर रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न आर्क कर रहे हैं राइट। सो यहां पे नॉर्दर्न आर्क का अगर माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर घटता है तो उनका यील्ड का जो परसेंटेज, अब देखिए माइक्रो फाइनेंस लोन्स में सबसे ज्यादा पैसा बनाता है फाइनेंशियल्स राइट। तो इफ यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपोजर इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस एंड देन लेट्स से आप सिक्योर्ड स्पेस में कुछ भी जगह में आप अपने लोन बुक को बढ़ाओगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपका निम्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब बिकॉज आपको सोचिए ना, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अफोर्डेबल होम लोन्स भी देते हैं वर्सेस अगर आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे रहे थे, तो से एग्जांपल यहां पे अगर आप माइक्रो फाइनेंस को बंद करके अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देते हो या कोई भी दूसरा गोल्ड लोन हो गया या कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, तो क्या है, माइक्रो फाइनेंस से क्या होता है, आपको 24, 25, इवन 30% तक का यील्ड मिलता है ना। जबकि यहां पे आपको यील्ड मिलेगा बिटवीन 10 एंड 15%। सो बेसिकली क्या है ना, फाइनेंशियल्स का यहां पे एक डबल वैमी हो गया है। डबल वैमी का मतलब यही है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम होने के बाद बहुत फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर घटा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉब्लम्स ये है वो है, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है। दूसरे साइड में आप ये भी देखोगे कि लाइक रेवेन्यू का ग्रोथ लोन बुक के ग्रोथ के बराबरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये फाइनेंशियल्स क्या कर रहा है, फाइनेंशियल्स अपने नॉन माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मतलब लोन बुक शायद ज्यादा रेट से ग्रो करे लेकिन रेवेन्यू उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। और रेवेन्यू अगर उस रेट से ना ग्रो करे तो वही वाला पॉइंट है, ईपीएस में और भी बड़ा धक्का लग रहा है। सो देखिए, नॉर्दर्न आर्क इज अ गुड कंपनी और उनका मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आई थिंक इन द मतलब अभी के सिनेरियो के अनुसार दे आर कॉन्फिडेंट के लाइक दे कैन ग्रो द बुक बिटवीन 15 एंड 20%। सो इट्स अ गुड थिंग, दिस कंपनी इज नॉट अ बैड कंपनी, बिकॉज जैसे मैंने बताया राइट, अनलाइक अदर कंपनीज ये अभी भी मतलब प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और अभी भी ये गाइडेंस दे रहे हैं। बाकी कंपनीज जिनका माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर है वो तो गाइडेंस देना बंद ही कर दिया, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स
यहाँ पे एक और चीज होता है ना जो हमें इन हाइंडसाइट पता चलता है कि कौन सा मैनेजमेंट किस किस एग्रेशन से प्रोवाइड करता है ना। क्या पता नॉर्दर्न आर्क का मैनेजमेंट ने उतने एग्रेशन से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो मतलब प्रॉफिट्स दिखा रहा है। और दूसरा जो मैनेजमेंट जिनका लेट से आज इनकम स्टेटमेंट में हम लॉस देख रहे हैं, मे बी वो मैनेजमेंट मतलब जितना प्रोविजन करना चाहिए उससे ज्यादा करके रखा है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्दर्न आर्क का मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग लेस या समथिंग लाइक दैट। मैं बोल रहा हूँ क्या होता है ना कि जब हम कोई इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो हम उसी मोमेंट पे कंपेयर करने लगते हैं, बट ओनली इन हाइंडसाइट हमें समझ में आएगा कि इनमें से कौन से मैनेजमेंट है, कौन से एनबीएफसी का मैनेजमेंट था जो लेट से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट को बचाने के लिए ज्यादा हद तक प्रोवाइड किया, इसीलिए उस टाइम पे लॉस दिखाया, वर्सेस से फॉर एग्जांपल जो धीरे धीरे करके दिखा रहा है, मतलब धीरे धीरे करके प्रोविजंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो हमें तो आज पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। एसबीआई कार्ड्स को आप एक बार देख सकते हो थोड़ा सा, बिकॉज इस कंपनी में ना बहुत क्वार्टरों के बाद इस क्वार्टर में मुझे थोड़ा उम्मीद दिखा। मतलब अभी मैनेजमेंट तो मतलब बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट जो खराब होते जा रहा था, ठीक है, वो क्रेडिट कॉस्ट अभी पीक आउट हो चुके हैं। और उन्होंने कॉन कॉल में यही बताया कि उनका जो डेलिंक्वेंसी का जो बकेट्स है वो इंप्रूव होते जा रहा है। मतलब कि आपका जो डीपीडी बकेट्स होता है ना 30 डेज 60 डेज एनपीए नंबर्स, तो ये बोल रहे हैं कि अपना जो बकेट्स का जो फ्लो है, मतलब वहां पे जो इंक्रीमेंटल जो फ्लो रेट है दैट इज कमिंग डाउन। सो द मैनेजमेंट इज प्रीटी कॉन्फिडेंट इन एसबीआई कार्ड्स के लाइक गोइंग फॉरवर्ड इनका एसेट क्वालिटी बेटर होगा ही होगा, ठीक है। इवन किसी ने ये भी पूछ लिया था कि लाइक Q4 से क्या बेटर होगा, तो उन्होंने वो भी बताया कि हाँ Q4 से ही आपको ये इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट मेरा आपको यही कहना है कि लाइक अभी आप देखोगे क्या कि कोई भी कंपनी का अगर से उसका एसेट क्वालिटी जब खराब होता है तो उसका पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ घट जाता है। मतलब तुम्हारे अगर एग्जिस्टिंग घर में प्रॉब्लम है तो तुम नया लोन्स कैसे दोगे एट हाई पेस, राइट। तो एसबीआई कार्ड्स पहले 30% से ग्रो करने वाला एक इंजन था, अगर आपको पता होगा कोविड से पहले का टाइम का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जब इनका एसेट क्वालिटी ठीक था। सो 30-35% का जो ग्रो करने वाला कंपनी अभी मैनेजमेंट ये बता रहा है, बिकॉज अभी तो ये 10% के रेंज से ग्रो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इतना प्रॉब्लम हो गया ना, उनका क्रेडिट कॉस्ट देखो कहां से कहां चला गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज, लेकिन मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि आगे जाके वी वोंट बी अ 30% का ग्रोथ इंजन, वी विल बी अराउंड 15-20% का ग्रोथ इंजन। आई थिंक उन्होंने गाइडेंस भी दिया एसबीआई कार्ड्स के, हाँ, दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो द बुक बिटवीन 12 and 15%। सो अभी 10% है, आगे जाके लेट से ये 15% पे फोकस करेगा, ठीक है। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, दिस विल नो लॉन्गर बी अ 30% ग्रोथ का इंजन। ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड का अब देखोगे, पर्सनल लोन्स, फिर माइक्रो फाइनेंस लोन, जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स है पिछले 8-10 महीने में उनका बहुत प्रॉब्लम्स दिखा है, ठीक है। सो आज भी मतलब द फंडामेंटल्स आर नॉट एनकरेजिंग। व्हाट रियली what really got me a little excited about the company इसके लेके इन्होंने ये बताया कि बिकॉज इतने दिनों से इनका एसेट क्वालिटी सिर्फ खराब ही होते जा रहा था, अभी ये बता रहे कि लाइक मतलब, और मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कन्विक्शन के साथ ही वो बात किया कॉन कॉल में, सो विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। सो अभी तो ऑफकोर्स आगे जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल का रिकवरी का दो चीजें आपको देखना है। एक तो ऑफकोर्स एसेट क्वालिटी बेटर होगा, मतलब द क्रेडिट कॉस्ट का नंबर विल स्टार्ट कमिंग डाउन, राइट। दूसरा चीज हमें ये देखना है कि लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ शुड बी गोइंग अप, जैसे 10 से लेट से अभी 12 होता है, 13 होता है, 15 होता है। और यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ के साथ साथ सिंस ये क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, राइट, मतलब एसबीआई कार्ड्स भी एनबीएफसी तो है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिसीवेबल्स किस रेट से बढ़ रहे हैं ना, कार्ड्स इन यूज किस रेट से बढ़ रहे हैं। आई गिव यू सिंपल डेटा। सो कार्ड्स इन फोर्स बोलते हैं इसको, मतलब पिछले साल कितने कार्ड थे, इस बार कितने कार्ड थे। सो द कार्ड्स इन फोर्स अभी कुछ, आई थिंक दैट नंबर ग्रू ओनली बाय 10%। नया कस्टमर्स ऐड हुआ सिर्फ 7-8% से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही ना, इतने दिनों से प्रॉब्लम था तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर से ही पैसा लेने में ये लोग फोकस थे, तो इसीलिए नया कार्ड होल्डर नहीं आ रहे। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई वुड वांट इसके लिए नया कार्ड होल्डर का पेस बढ़े, है ना, और एग्जिस्टिंग घर ठीक रहे। एंड हाउ वुड वी नो दैट, जब क्रेडिट कॉस्ट विल कीप ऑन इंप्रूविंग ऑन अ क्यूओक्यू बेसिस, ठीक है। सो ये हो गया एसबीआई कार्ड्स का। अब हम आईएफएल फाइनेंस का बात करते हैं, इसका तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई विल टेल यू बैक इन मार्च 2024 में उनका जो गोल्ड लोन का डिवीजन था, विच वाज आई थिंक 35-45% ऑफ आईएफएल फाइनेंस का पूरा लोन बुक, ठीक है, उसमें आरबीआई ने आके पूरा बैन लगवा दिया, बोला कि यहाँ पे तुम ना डिसबर्स कर पाओगे, ना कुछ नया बिजनेस कर पाओगे। मतलब सोचो, तुम्हारा 100 रुपए का लोन बुक में, 40 रुपए का लोन बुक में तुमने ताला लगा दिया आरबीआई ने। और ये इसीलिए लगाया था बिकॉज आईएफएल फाइनेंस जिस रेट से वो गोल्ड ले रहा था, लोन्स देने के टाइम बैंक्स को, मतलब सॉरी यहाँ तो एनबीएफसी को लोन लेना पड़ता है ना, मतलब सॉरी वो गोल्ड लेना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे गोल्ड का जो प्योरिटी था दैट वाज अंडर क्वेश्चन। सो यहाँ पे कैलकुलेशन होता है ना, लोन टू वैल्यू रेशियो, वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो आरबीआई को ये लगा था कि जो
जो वैल्यू पे दिखा रहा था आईआईएफएल फाइनेंस वो अपने गोल्ड का, वो वैल्यू सही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब गोल्ड का प्योरिटी का क्वेश्चन है, कौन से कैरेट में बोल के शायद दूसरा कोई कैरेट का गोल्ड है, ठीक है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल जितना लेंड करना है उससे हायर पैसा लेंड कर रहा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। उसका आर्टिकल आपको अभी भी मिल जाएगा गूगल में, जस्ट लिखना कि गोल्ड लोन बैन आईआईएफएल, तो आपको मिल जाएगा पूरा सिचुएशन। लेकिन क्या हुआ ना, इसके बाद से आईआईएफएल का पूरा ग्रोथ ही चला गया बिजनेस का, बिकॉज 40% का जो ऑफ द टोटल बुक जो है, ठीक है, अगर उसमें ही आप देख रहे हो कि लाइक उसमें ही पूरा ताला लग गया, तो फिर बाकी जो पार्ट ऑफ द बुक बढ़ने के बाद भी ओवरऑल बुक का कोई ग्रोथ नहीं था। दूसरा चीज क्या है कि आरबीआई ने, आई थिंक दिस हैपेंड कब, आई थिंक दिस हैपेंड इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ लास्ट ईयर, जब आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, ठीक है। अब सोचिए एक बात, आईआईएफएल का एक तो ये प्रॉब्लम चालू हुआ था, ठीक है, ये जब प्रॉब्लम चालू हुआ और उसके साथ साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू, उनका कुछ 15-20% के आसपास ऑफ द लोन बुक था माइक्रो फाइनेंस में। समझ में आ रहा है? तो दूसरा माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम चालू हुआ, एक तो गोल्ड का प्रॉब्लम चालू था, फिर उनका माइक्रो फाइनेंस में भी प्रॉब्लम चालू हो गया, राइट। तो सोचिए इनका दो मेन डिवीजन में बड़ा प्रॉब्लम आ गया। इसी वजह से आप देखे होंगे इस साल आई थिंक Q2 में आईआईएफएल ने लॉसेस दिखाया और इस बार Q3 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, दैट इज आल्सो लाइक प्रॉफिट्स फेल 90% के आसपास। और भी प्रॉब्लम कहां हुआ, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया वहां पे। और भी एक प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को जब निर्मल जैन जी को जब पूछा गया, वो आईआईएफएल का जो एमडी सीईओ है, तो उन्होंने वही बोला कि अभी हम क्या कर रहे हैं, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन गोल्ड ना, तो अभी क्या करना पड़ रहा है, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन यील्ड एंड फोकस मोर ऑन वॉल्यूम्स। मतलब गोल्ड लोन का बुक तो बढ़ रहा है, आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट गोल्ड लोन, जब से ये इनका ये गया, मतलब ये जो एम्बार्गो था, जब से आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर दिया, आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर द गोल्ड लोन बुक ग्रू बाय 35%। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे ये लोग अपनी यील्ड को कॉम्प्रोमाइज करके वॉल्यूम्स में फोकस कर रहे हैं। और मैनेजमेंट बोला कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, बिकॉज अगर हमें पुराने मार्केट शेयर को वापस लेना है तो हमें तो यहाँ पे यील्ड को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, वरना कस्टमर हमारे पास वापस क्यों आएगा। ये हो गया पॉइंट। दूसरा चीज क्या है, व्हेन यू आर फोकसिंग लेस एंड लेस ऑन माइक्रो फाइनेंस, तुम्हारे यील्ड में प्रॉब्लम आएगा, जो मैंने नॉर्दर्न आर्क के टाइम बोला, यहाँ पे सेम स्टोरी है। तो क्या हो रहा है, गोल्ड के जगह में भी तुम्हारा यील्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ, माइक्रो फाइनेंस में तुम सिंस लेस फोकस कर रहे हो, और यहाँ पे ये लोग ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल होम लोन्स में और एमएसएमई में, तो वहां तो यील्ड उतना ज्यादा नहीं है ना, बेस्ड ऑन मतलब व्हेन यू कंपेयर इट टू माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे दोनों जगह मिला के क्या हुआ, आपका निम्स और भी अफेक्टेड होगा। तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हमारा निम्स भी अफेक्टेड होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो समझ में आ रहा है कि सिचुएशन बहुत ट्रिकी है इन बिजनेसेस लाइक आईआईएफएल फाइनेंस। इवन देखिए बात यहां पे आता है कि लाइक आप लोग हमेशा पूछते हो कि स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। पॉइंट है कि लाइक इसके बाद माई डिसीजन मेकिंग इज एज गुड एज एनीबॉडीज ना, बिकॉज मेरा यहाँ पे दिमाग में जो भी चल रहा है ना बिजनेस में, आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे लगता है लेट्स से फॉर एग्जांपल आईआईएफएल में चालू करना चाहिए, ठीक है, वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है। आपको ये लग सकता है कि लाइक नहीं बाबा, पहले तो जाके मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि ये माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा सा स्टेबिलाइज हो जाए, बिकॉज गोल्ड लोन के बिजनेस में अभी भी प्रॉब्लम्स उनका चल रहा है, जैसे मैंने बताया, यील्ड घटा के ये लोग अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आप शायद सोच सकते हो कि 2 क्वार्टर और देख के फिर मैं करूं। तो इसीलिए जब कोई पूछता है ना कि स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है, दैट्स एक्चुअली अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से, दैट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क। यू जस्ट डोंट गो एंड आस्क समबडी के लू या ना लू। आपको ये इसीलिए तो मैं वीडियोस क्यों बनाता हूं, ताकि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स सब दे दूं, फिर डिसीजन आपका है, राइट, कि आप छोटे से चालू करो या आप बड़ा पैसा डाल दो, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। वो कोई कंटेंट क्रिएटर का है ही नहीं, बिकॉज और इन एनी बीच में मेरा लाइफ आपका लाइफ, मेरा नेटवर्क आपका नेटवर्क, हमारा बैकग्राउंड, हमारे लाइफ का स्कोप सब कुछ अलग है ना। सो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जो ले रहा हूं आप भी वही लोगे। सो एनी बीच में तो ये हो गया आईआईएफएल का थिंग। अब उनका एक और प्रॉब्लम भी है, मैं बोलना भूल गया, उनके रिसेंटली एक आईटी रेड भी हुआ था, उनका सीईओ के घर पे जाके, फिर कुछ बड़े बड़े एम्प्लॉय लेवल पे भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आईआईएफएल में कितने सारे प्रॉब्लम्स है। सो नाउ व्हेन यू सी द स्टॉक बिलो बुक वैल्यू, सो डोंट जस्ट जंप लाइक गो एंड जंप अ स्टॉक, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट डोंट जंप इनटू अ स्टॉक जस्ट बिकॉज आपको दिख रहा है कि वो बुक वैल्यू के नीचे है, ठीक है। एक और कंपनी इसके बाद भी मैं मतलब कवर ही कर लेता हूं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करके, ठीक है। वो तो अपने बैंक्स का जो कोवेनेंट्स है, ठीक है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही तोड़ दिया वो एनबीएफसी ने, ठीक है। इसका क्या मतलब, कोवेनेंट्स तोड़ना का मतलब ये होता है, सोचो अगर कोई बैंक ने एक एनबीएफसी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इज एनबीएफसी, राइट, तो इसका इतना प्रॉब्लम चल रहा है, बैंक्स जो पैसा दिया है, अब बैंक्स को तो वो पैसा
वापस चाहिए, राइट? जब बैंक्स वापस आता है पैसा मांगने के लिए तो फ्यूजन बोल रहे हैं कि हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं, प्लीज एक्सटेंड द टेन्योर। मतलब क्या, यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गॉट इट? तो ऐसे कंपनीज, तो फ्यूजन का स्टॉक जब आप देख रहे हो कि 700 से 150 हो गया है, वो भी आई गेस बुक वैल्यू के नीचे ही मिल रहा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और ये रीजन यही सब है, ठीक है? मतलब कहीं पे आईटी रेट चल रहा है, गोल्ड लोन का बुक में प्रॉब्लम है, माइक्रो फाइनेंस का बुक में प्रॉब्लम है, तो आईआईएफएल आज आपका बुक वैल्यू के नीचे है। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, उसका तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इट्स प्रॉब्ली द वर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसी, ठीक है? उसका तो 2024 से पहले तो बोला था कि पंजाब में प्रॉब्लम चल रहा है, और फिर पंजाब से उनका पूरा बुक ही खराब हो गया, और अभी बोल रहे हैं कि वो कॉवेनेंट्स का ब्रीच हो रहा है। मतलब कॉवेनेंट्स का ब्रीच होना इज वेरी बैड, बिकॉज देखो आज मैंने अरमान, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इनका भी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना, सबका एसेट क्वालिटी खराब हुआ, लेकिन किसी ने कॉवेनेंट्स मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया। बाय द वे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनबीएफसी को मेजर फंडिंग कहां से मिलता है? बैंक से ही मिलता है ना। लेकिन बैंक जब पैसा देता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट में देता है कि हमें इतने दिन के लिए इतना रुपए तुमको दिया है, मतलब उस दिन के बाद मुझे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वापस चाहिए। लेकिन अगर तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, दैट जस्ट शोज दैट तुम्हारा हालत और भी खराब है ना। दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज तो अपने कोई कॉवेनेंट्स तोड़ा नहीं, राइट? एंड ऑफ कोर्स फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के एक और इशू है कि लाइक उनको नया सीईओ भी ढूंढना है अभी, सो पता नहीं क्या सीन है। सो द पॉइंट इज, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग ऐसे कंपनीज के स्टॉक में पैसे डाल देते हैं बिकॉज हमें लगता है और स्टॉक कितना नीचे जाएगा। यू डोंट नो दैट, आपको ट्रैक करनी है कंपनीज को। हाँ, एक स्ट्रेटेजी में मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपको लगता है, जैसे एसबीआई कार्ड्स, ठीक है, मेरे पास एसबीआई कार्ड्स का कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन सोचो मैंने क्या बोला, एसबीआई कार्ड्स का मैनेजमेंट लुक्ड प्रीटी कॉन्फिडेंट कॉन कॉल में, ठीक है, कि उनका एसेट क्वालिटी है, मतलब जो खराब एसेट क्वालिटी था दैट इज पीक्ड, अब आगे जाके बेटर होने वाला है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, आप 1% और 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो एलोकेशन करके देख सकते हो। सिर्फ एसबीआई कार्ड्स का बात नहीं कर रहा, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे नाम लेके बात करना पड़ेगा ना, वरना आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सो 1-2% का एलोकेशन करके देखो क्या हो रहा है। सो आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड जब Q4 का नंबर आएगा, फिर अगले फिस्कल का Q1, फिर Q2 का नंबर आएगा, इफ यू सी दैट द क्रेडिट कॉस्ट कीप्स इंप्रूविंग, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और आरओए आरओई का नंबर इंप्रूव किए जा रहा है, बिकॉज बाय द वे एसबीआई कार्ड्स का एक और बिग प्रॉब्लम ये भी है कि एक टाइम पे उसका आई थिंक 20% के ऊपर का मार्केट शेयर था, अभी उनका मार्केट शेयर 18% हो गया। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो ऑल द टाइम ट्राइंग टू से इसके लिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, बिकॉज आपका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाएगा, वो कोई भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट हैविंग सेड दैट, उसका अगर इंप्रूवमेंट आप देखे जा रहे हो, तब आप और पैसे डालते जाओ, और स्टॉक को आपको ऊपर खरीदना पड़ेगा, बिकॉज जब इंप्रूवमेंट होगा तो डिमांड आएगा ना स्टॉक पे। यू कांट एक्सपेक्ट दैट स्टॉक टू हिट बॉटम से एक और बॉटम जब बिजनेस अच्छा हो रहा है ना। सो द पॉइंट इज, यही मैं बोलने का कोशिश करता हूं, और सबको मैं ये चीज बताता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू हैव टू फोकस ऑन, इसके लिए कौन से कंपनी इंप्रूव कर रहा है, एंड यू हैव टू बिल्ड योर पोजीशन, ठीक है? जैसे इस टाइम पे आप अगर बोलोगे नॉर्दर्न आर्क में क्या करने हैं, आपको सोल्यूशन मिल गया है ना। आपको पता है कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। नॉर्दर्न आर्क का अगर मैं एक और चीज बता दूं तो उनका, जैसे फॉर एग्जांपल, उनका मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि द क्रेडिट कॉस्ट विल बी एलिवेटेड गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? और बाय द वे, आपको ये सारे टर्म्स में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा फाइनेंशियल वर्कशॉप का, वो ले लो, और फाइनेंशियल वर्कशॉप देखने के बाद ना आपको ये सब चीजें एकदम पानी की तरह इजी लगेगा। बहुत सिंपल करके मैंने वो वर्कशॉप किया, सिर्फ एक दिन, पूरा दिन लो, पेन पेपर लेके बैठो और पूरा अपना स्किल सेट बना लो। फिर कोई भी पीपीटी या कॉन कॉल खोलोगे ना फाइनेंशियल्स का, मतलब लेंडिंग या नॉन लेंडिंग स्पेस में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? ये सब क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजन, सब कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं। इट्स नॉट दैट इस वर्कशॉप में मैंने कोई टर्म का डेफिनेशन बताया, मैंने ये बताया कि नंबर्स को देखते कैसे है ना। जैसे आप देखे होंगे कि मेरा वीडियोस आपको अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज मैं आपको ये बताता हूं कि देखते कैसे है एक आरओई के नंबर को, है ना, देखते कैसे है क्रेडिट कॉस्ट को, हाउ डू यू कनेक्ट इट प्रैक्टिकली जब आप कोई कॉन कॉल पढ़ रहे हो, रादर देन एकेडमिकली, क्योंकि एकेडमिकली मैं कुछ नहीं करता, ठीक है? मैं वही करता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर एक बिजनेस चलाता है तो एक बिजनेसमैन को रियलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो आपका पोर्टफोलियो भी वैसा ही होना चाहिए, अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है? इसलिए तो क्या होता है, सब ये फॉर्मूलास पढ़ के आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आके सेंस नहीं बनाता है, फिर एफडी करता है और म्यूचुअल फंड वाले को सब पैसा दे देता है। मैं चाहता हूं कि आप ये खेल को समझ के खुद अपने पैसे को खुद मैनेज करो, वरना क्या फायदा है सब एमबीए, सीएफए और सीए करके, है ना। सो एनीवेज, सो द पॉइंट इसके लिए देखो, चारों कंपनीज के बारे में हम डिस्कस किया। इसमें से तो मैं बोल सकता हूं फ्यूजन का बहुत ही खराब हालत है, ठीक है, बहुत खराब हालत है। आईआईएफएल फाइनेंस का प्रॉब्लम्स
से। इवन ये आईटी रेट का सोल्यूशन क्या है, क्या हुआ, उसके बारे में भी मैनेजमेंट ने उतना क्लैरिटी के साथ बोला नहीं। किसी ने आगे पूछा भी, लेकिन उन्होंने उतना क्लैरिटी के साथ बोला नहीं। देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर में क्या होता है या कोई अपडेट आता है कि नहीं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और उसके बाद एसबीआई कार्ड्स, ये दोनों मुझे बेटर लगा अमंग द फोर बिकॉज ऑफ द रीजंस आई सेड। एसबीआई कार्ड्स का सिचुएशन इज वेरी बैड, इवन आज भी Q3 तक तो बहुत खराब था, लेकिन मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दिया दैट शोड कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिवली इस बार बोला बिकॉज उसको तो मैं पिछले 3-4 साल से जब से ट्रैक कर रहा हूं, ये खराब से साला और खराब होते जा रहा है। लेकिन इस बार देखा कि लाइक मैनेजमेंट का कॉन कॉल में मतलब उनके गले में थोड़ा सा ये था, मतलब व्हाट डू यू से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, राइट। अनलाइक द प्रीवियस कॉन कॉल जब एकदम मतलब कुछ नहीं हो रहा है, हमारा खराब चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे बातें कर रहा था। तो ठीक है, और नॉर्दर्न आर्क को देखना पड़ेगा। नॉर्दर्न आर्क इज अ वेरी गुड कंपनी। कुछ दिनों पहले ही उनका आईपीओ आया था, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली माइक्रो फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आता है तो सबको खाता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्दर्न आर्क का बट नॉर्दर्न आर्क का एक और चीज है कि लाइक इफ यू टेक द माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर अवे, उनका बाकी जो एमएसएमई का जो पार्ट ऑफ द बुक है, फिर उनका जो कंज्यूमर फाइनेंस बुक है, उनका एसेट क्वालिटी बहुत ठीक है। लेकिन वही है ना, एक तो एसेट क्वालिटी मतलब माइक्रो फाइनेंस के लिए खराब हो रहा है, और दूसरे साइड में क्या है ना, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटता है बिकॉज माइक्रो फाइनेंस इज द हाईएस्ट यील्डिंग प्रोडक्ट। तो जो भी जगह में आप फोकस कर रहे हो ना माइक्रो फाइनेंस छोड़ के, आपका निम और आरओए और आरओई इफेक्ट होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं मिलता है तो शेयर होल्डर्स का स्टॉक पैसा नहीं बनाता है। और एक और बात है जो मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे बहुत कंपनीज यही बता रहे हैं, जैसे आईआईएफएल का मैनेजमेंट निर्मल जैन जी ने भी यही बताया कि माइक्रो फाइनेंस का अगर 100 कस्टमर है, उसमें 25 से 30 कस्टमर है आपका एमएसएमई का भी कस्टमर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो एमएसएमई में भी वो प्रॉब्लम दिखने लगा है, स्पेशली इन दी अनसिक्योर्ड एमएसएमई स्पेस। आपने देखा होगा एक कंपनी है मनी बॉक्स करके, जिसका मैंने कवर किया, उसका तो बहुत घटिया लेवल से अपना एसेट क्वालिटी वगैरह खराब हो गया विद इन 1 ईयर, ठीक है। अभी यही वाला प्रॉब्लम है कि लाइक माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ जो प्रॉब्लमेटिक स्पेस है वो है कि अनसिक्योर्ड एमएसएमई, मतलब वो क्या है, माइक्रो लैप वाला लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब यहां पे मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सोचो एक माइक्रो फाइनेंस कस्टमर है, ठीक है, वो लेट से 2, 3, 4 साइकिल में उन्होंने लेट से फॉर एग्जांपल अच्छे से पैसा दिया, तो क्या होता है ना, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी कोई भी उस कस्टमर का एक प्रॉपर्टी, छोटा मोटा घर या दुकान, किराने का दुकान देख के उसको एक हायर टिकट साइज लोन दे देता है, ठीक है। तो ये जो हायर टिकट साइज लोन देता है, इसको इंडिविजुअल लोन्स बोलते हैं। तो इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन्स और एमएसएमई लोन्स में देयर इज अ वेरी ग्रे एरिया आज भी, ठीक है। मतलब कोई इसको एमएफआई के कैटेगरी में दिखाता है, कोई एमएसएमई में दिखाता है। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, आप बोल सकते हो कि माइक्रो लैप में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बिकॉज you can say loan against property but the property is like nothing, है ना। and of course यहाँ पे वो प्रेशर भी है ना कर्नाटका का, because कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, they pass some ordinance, और उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके क्या बोला कि माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को, ये बहुत कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज द लेंडर्स आर कमिंग एंड रात को 12 बजे आ रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा दे दो, बंदूक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एकदम उन पे प्रेशर डाल रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या है, वो जो ऑर्डिनेंस है कि लाइक यू कैन नॉट प्रेशराइज एनी कस्टमर फ्रॉम पेइंग हिज लोन्स, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना नहीं है कि लाइक ऑर्गेनाइज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो कि लेट से आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, उनके लिए प्रेशर नहीं बनाने का कोशिश किया, बिकॉज ये तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है। जो ये अनऑर्गेनाइज जो ये होता है ना आपका, ये जो जिसको हम बंगाली में बोलते हैं काबुली वाला, ठीक है। सो ये सब काबुली वाला जो लोग होते हैं, जो लेट से 50%, 100% का यील्ड मांगता है, ठीक है, तो वो तो आ जाते हैं अपने गुंडे का गैंग लेके। सो बेसिकली क्या है, उनको रोकने के लिए ये वाला ऑर्डिनेंस पास किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिंस यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द होल ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का वो भी प्रॉब्लम है कि ये ऑर्डिनेंस पास करने के बाद ये ऐसा ना हो कि अ पेइंग कस्टमर कैन थिंक कि अगर हम पैसा नहीं दे तो चलेगा। एक और इशू में बोल सकता हूं, जो आई डोंट नो किसके मैनेजमेंट ने ये बताया, आई थिंक ये मैं कल पर से कोई कॉन कॉल पढ़ रहा था, तो उसमें कोई मैनेजमेंट बता रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ, हम तो सुने हैं कि माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स आर ओवर लेवरेज, ठीक है। अब ओवर लेवरेज का इशू क्या हो रहा है कि सोचो फॉर एग्जांपल, एक तो आप 4-5 लेंडर से पैसा उठाया, ठीक है, और सोचो आपका यहाँ पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, लेट से आपका कोई किराने का दुकान है। अब जब वो पैसा उठाया, राइट, पैसा उठाने के बाद यू हैव 2 सोर्सेस, राइट, मतलब 2 चीज, नॉट सोर्सेस, 2 थिंग्स यू कैन डू, राइट। एक है कि लाइक आप
कोई कैपिटल जनरेशन का लिए वो पैसे को डालते हो। मतलब क्या, लेट से आपका एक दुकान था, आपने और दो जगह से पैसा उठा के लेट से आपने एक और दुकान के लिए पैसा को डिप्लॉय कर दिया। मतलब क्या, ये एक इनकम जनरेटिंग सोर्स के लिए अपने पैसा उठाया। गॉट इट। सेकंड इज बेसिक कंजम्पशन के लिए अपने पैसा उठाया। बेसिक कंजम्पशन मतलब मेरा एक ही का दुकान है और लेट से मैंने और पैसा उठा के अपने अपने फैमिली के साथ घूमने चला गया, राइट, गोवा घूम के आ गया, थाईलैंड घूम के आ गया, तो ये क्या हुआ, ये तो कंजम्पशन हो गया ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के मैनेजमेंट ये भी देख के बोल रहा है कि बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो ओवर लेवरेज इसीलिए है, नॉट बिकॉज उन्होंने और दो तीन जगह से पैसा उठा के और दुकानें खोला या और इनकम जनरेटिंग सोर्सेज निकाला, उन्होंने क्या किया, उसको खर्चा कर दिया, ठीक है, और अच्छे टाइम में खर्चा कर दिया। उनको लगा कि जो इनकम है उससे सब हो जाएगा। अब जब उनकी इनकम में थोड़ा सा भी स्ट्रेन आ गया ना, तो दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग अक्रॉस लोन्स। तो इसीलिए तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो ये गार्ड रेल लगाया है, ये हमारे इंडस्ट्री ने गार्ड रेल लगाया कि भाई अभी कस्टमर को डी लेवरेज करवाओ। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, डी लेवरेज के चक्कर में बहुत ऐसे कस्टमर्स ऐसे भी है जो ऐसे बोल रहे हैं कि अरे हमें तो वैसे भी नया लोन्स मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर मैं पुराना लोन चुकाऊं, मतलब क्या, वो मेरे बिजनेस से जा रहे हैं, तो क्या पता मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन बंद हो जाए, तो भाई मैं पुराना लोन्स भी देना बंद करूं। तो ये सारे चीजें कंफ्यूजन चल रहा है, समझ में आ रहा है। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अ सिंपल थिंग के लिए कि प्रॉब्लम 2 महीने में चला जाएगा, 4 महीने में चला जाएगा। इसीलिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक खेल बनता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को ये लग रहा है कि अरे हमें तो नया लोन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि डी लेवरेजिंग कर रहा है। डी लेवरेज का मतलब ये कि कोई कस्टमर के अगर 5 लोन से, तो उसको हम लोन नहीं देंगे। अब क्या है, वो हर जगह से वो कस्टमर अगर लेट से नया शहर में भी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कस्टमर है ना, नया शहर में जाके अपना फोन नंबर बदल लेता है, बिकॉज लेट से वो डेली वेज लेबर है। लेकिन क्या है ना, जब वो पहला लोन लिया था, लेट से उसका पैन कार्ड के साथ तो लिंक्ड होगा ना, तो वहां नया शहर में जाके भी उसको लोन नहीं मिल रहा है, तो वहां जाके उसको जो भी इनकम मिल रहा है वो ये सोच रहा है, अरे छोड़ यार, वैसे भी तो मुझे इंक्रीमेंटल कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, तो जिसको मुझे उधारी चुकाना है तो उसको मैं क्यों चुकाऊं, है ना, तो वो भी हटाओ। सो ये सब चीजें चल रहा है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ो, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाला है, राइट, जो ये न्यूज चैनल में या कोई किसी फंड मैनेजर का सुन के नहीं मिलने वाला है। सो एनी विच वे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वो फाइनेंशियल वर्कशॉप भी ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कंपनीज जा रहे हैं। आज तो चलो क्योंकि 26 मिनट्स का हो गया, 4 ही कंपनीज को कवर किए, राइट, और भी कुछ फाइनेंशियल्स है जो मैं कल परसों तक कवर कर लूंगा। एंड ऑफ कोर्स अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो एक नॉन फाइनेंशियल का बनाता हूं, स्विगी एंड जोमेटो का एक करता हूं, है ना, मजा आएगा। स्विगी एंड जोमेटो, उसमें दोनों में तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, बट देन वो ही ना, प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करके ग्रो करना पड़ रहा है, ताकि एक दूसरे के साथ में ना कॉम्पीट कर पाए, बिकॉज जो ग्रो नहीं करेगा वो मार्केट शेयर गवाएगा, और अगर तुम ग्रो कर रहे हो एक फास्ट पेस से, तो तुम्हारा लॉसेस बढ़ रहा है। तो वो है वो कॉनंड्रम। अब चलिए देखते हैं स्विगी जोमेटो में क्या हो रहा है, ठीक है, वो अगले वाले वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।